हाँ इमरान साहब, रेड ब्रोस की कॉल आई थी। ब्लैक जीरो ने कहा। ओह हाँ, क्या बताया उसने? इमरान ने चौंक कर कहा। रेड ब्रोस ने पता चला लिया है कि ब्लैक जैक वाकई पाकिस्तान ही आया है। ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान ने बेख्तियार होंठ बीच लिए। तो मेरा खदशा दुरुस्त साबित हुआ है। ब्लैक जैक अकेला नहीं है, बल्कि क्लॉस्टा यकीनन उसके साथ है। ब्लैक जैक एक साइंसदान है और वो अपना काम ज्यादातर साइंसी मशीनरी की मदद से करता है और फील्ड वर्किंग के लिए हमेशा अपने साथ किसी न किसी लेडी एजेंट को जरूर रखता है। अब मुझे समझ आ रहा है कि डॉक्टर साकिब के साथ क्या हुआ होगा, इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो चौंक कर इमरान की तरफ देखने लगा। आपका मतलब है कि डॉक्टर साकिब को ब्लैक जैक ने? ब्लैक जीरो कुछ कहते कहते रुक गया। हाँ, ये सारा काम ब्लैक जैक का ही है। उसने डॉक्टर साकिब के माइंड को कंट्रोल किया होगा। क्लॉस्टर ने तो सिर्फ डॉक्टर साकिब को उसकी बेटी नीलोफर बनकर स्पेशल लेबोरेटरी से बाहर निकाला होगा। इसके लिए उसने लाजमन वेस्टर्न गारमेंट से ही सेटअप बनाया होगा। नीलोफर को वहां से गायब करने के बाद ही क्लॉस्टा उसकी जगह ले सकती थी। होटल खयाबान में क्लॉस्टा अकेली नहीं होगी, बल्कि उसके साथ यकीनन ब्लैक जैक भी होगा। उसने डॉक्टर साकिब के साथ कोई साइंसी अमल किया होगा और मुझे शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि ब्लैक जैक और क्लॉस्टा डॉक्टर साकिब से आईबी का फार्मूला हासिल करने के लिए ही आए हैं। इमरान ने तजिया करते हुए कहा। ओ, फिर तो ब्लैक जैक ने डॉक्टर साकिब के दिमाग से वो फार्मूला हासिल कर लिया होगा, इसीलिए तो उसने डॉक्टर साकिब के जहन को कंट्रोल करके उनके जरिए उनकी मशीन तबाह कर दी होगी। ब्लैक जीरो ने तशवीश भरे लहजे में कहा। नहीं, मैंने डॉक्टर साकिब के माइंड को भी दूसरे साइंसदानों की तरह लॉक कर रखा था। उसकी जीरो की मुझे मालूम है। जब तक ब्लैक जैक और क्लॉस्टा मुझसे जीरो की हासिल नहीं कर लेते, वो डॉक्टर साकिब के लॉक्ड माइंड को ओपन कर ही नहीं सकते। इमरान ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा। अगर उन्हें फार्मूला नहीं मिला था तो उन्होंने डॉक्टर साकिब को इस तरह हलाक क्यों कर दिया? ब्लैक जीरो ने सवालिया लहजे में कहा। यही बात तो समझ में नहीं आ रही, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। इमरान साहब, कहीं ऐसा तो नहीं डॉक्टर साकिब ने उन्हें बता दिया हो कि उन्होंने आईबी का फार्मूला एक रेड नोटबुक में तहरीर कर रखा है? वो डॉक्टर साकिब को हलाक करके उनका तहरीर करदा फार्मूला ले उड़ने की फिक्र में हो। ब्लैक जीरो ने चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद सोचते हुए अंदाज में कहा तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। ओ, ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। उन्हें डॉक्टर साकिब की माइंड मेमोरी से आईबी का फार्मूला नहीं मिला होगा, लेकिन डॉक्टर साकिब ने उन्हें वाकई अपने रेड नोटबुक के बारे में बता दिया होगा। ओ, इसका मतलब है कि फार्मूले का पता लगने की वजह से ही उन लोगों ने डॉक्टर साकिब के हाथों उनकी मशीन तबाह कराकर उन्हें हलाक किया है। वेरी गुड ब्लैक जीरो, तुमने तो मेरी सारी उलझने दूर कर दी। दिल चाहता है कि तुम्हारा मुंह चूम लो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी संजीदगी यकलक काफुर हो गई थी जो कब से उसके चेहरे पर छाई हुई थी। शुक्र है इमरान साहब, आपका मूड तो बहाल हुआ, वरना आपको संजीदा देखकर मैं भी परेशान हो गया था। ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। जब क्लॉस्टा और ब्लैक जैक जैसे खतरनाक एजेंट पाकिस्तान में मौजूद हो तो फिर संजीदा तो होना ही पड़ता है, इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो एक बार फिर हंस पड़ा। तब फिर आप क्लॉस्टा और ब्लैक जैक के सिलसिले में क्या करेंगे? दोनों मुजरिम हमारे सामने आ चुके हैं और उनका मकसद भी हम जान चुके हैं। ऐसी सूरत में उन्हें ज्यादा ढील देना मुनासिब नहीं होगा, ब्लैक जीरो ने कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है, उनको तलाश करने के लिए हमें क्या लायामल इख्तियार करना चाहिए? इमरान ने ब्लैक जीरो से सवाल करते हुए कहा। मेरा ख्याल है सीक्रेट सर्विस के चंद मेंबर उनको इसी तरह मुसलसल तलाश करते रहे और बाकी मेंबर एसएसआर की हिफाजत पर लगा देने चाहिए। डॉक्टर साकिब का तहरीर करता फार्मूला जो रेड नोटबुक में है वो स्पेशल स्ट्रॉन्ग रूम में है और उस नोटबुक को हासिल करने के लिए वो दोनों लामहला उस तरफ आएंगे, ब्लैक जीरो ने कहा। मुनासिब तजवीज है, लेकिन सबसे पहले मुझे एसएसआर से रेड नोटबुक को हटाना होगा, क्योंकि ब्लैक जैक बहुत बड़ा साइंसदान है। वो जदीद से जदीद मशीनरी इस्तेमाल करके एसएसआर में घुसने और वहां से रेड नोटबुक हासिल करने की कोशिश कर सकता है। हमें बहरहाल उनकी कोशिशों को नाकाम करना है, इमरान ने इस्बात में सर हिलाते हुए कहा। स्पेशल स्ट्रॉन्ग रूम के इंचार्ज सर इफ्तिकार हैं। मेरे ख्याल में स्पेशल स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुंचने के लिए वो लोग सर इफ्तिकार को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों ना सीक्रेट सर्विस के किसी मेंबर को सर इफ्तिकार की जगह बिठा दिया जाए, ब्लैक जीरो ने कहा। गुड, ये भी जबरदस्त आइडिया है। ठीक है, तुम सर इफ्तिकार की जगह सफदर को उनके मेकअप में बिठा दो। मैं सर सुल्तान को फोन कर देता हूँ कि वो एसएसआर से तमाम फार्मूले और इजादात निकालकर दानिश मंजिल पहुंचा दे। एसएसआर को मैं ब्लैक जैक और क्लॉस्टा के लिए चूहेदान बना दूंगा, जहाँ से वो किसी भी सूरत में नहीं निकल सकेंगे, इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो ने इस्बात में सर हिला दिया। इमरान ने सर सुल्तान को फोन किया और फिर ब्लैक जीरो वॉइस ट्रांसमीटर पर सफदर से बात करके उसे हिदायत देने लगा। फिर इमरान उठने ही लगा था कि फोन की घंटी बज उठी तो इमरान उठते उठते बैठ गया। X2, ब्लैक जीरो ने रिसीवर उठाकर X2 के मखसूस लहजे में कहा। सुलेमान बोल रहा हूँ जनाब। दूसरी तरफ से सुलेमान की आवाज सुनाई दी तो ब्लैक जीरो के साथ साथ इमरान भी चौंक पड़ा।
ब्लैक जीरो ने चूंकि लाउडर का बटन ऑन कर रखा था, इसलिए इमरान ने भी सुलेमान की आवाज सुन ली थी। हाँ सुलेमान, क्यों फोन किया है? इमरान के इशारे पर ब्लैक जीरो ने पूछा। एक्रीमिया से साहब का कोई दोस्त आया है, वो उनसे बहुत जरूरी मिलना चाहता है, सुलेमान ने कहा। कौन सा दोस्त? ब्लैक जीरो ने कहा। उसने अपना नाम ब्लैक जैक बताया है। पहले तो मैं ये समझा था कि वो साहब का खैर ख्वाह और साहब की मुश्किलें कम करने के लिए ब्लैक जैक लाया है, मगर उसने बताया कि ब्लैक जैक उसका नाम है, तो मेरी उम्मीदों पर ओस पड़ गई, सुलेमान ने कहा। तो ब्लैक जीरो के लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई, जबकि इमरान यकलक एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में यकलक बेपनाह तहर उभर आया था। ब्लैक जैक, क्या वाकई वो ब्लैक जैक है? इमरान ने आगे बढ़कर ब्लैक जीरो के हाथ से रिसीवर लेते हुए तेज लहजे में कहा। जी हाँ, ब्लैक जैक, ये ब्लैक जैक, ऐसा ही नाम बताया उसने, सुलेमान ने कहा। कहाँ है वो? इमरान ने उसी अंदाज में कहा। गेस्ट रूम में बैठा है। कि उसका आना आपको पसंद नहीं आया? आप कहें तो मैं उसे जूते मार मार कर भगा दूं, सुलेमान ने जल्दी से कहा। उसने इमरान की आवाज पहचान ली थी। नहीं, उसे रोको, मैं आ रहा हूँ, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, और उसके साथ ही उसने रिसीवर क्रेडल पर रखा और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान साहब, ब्लैक जीरो ने उसे आवाज दी, लेकिन इमरान जैसे अनसुनी करता हुआ तेजी से ऑपरेशन रूम से निकल गया। चंद ही लम्हों में वो अपने स्पोर्ट्स कार में बैठा आंधी और तूफान की तरह अपने फ्लैट की जानिब उड़ा जा रहा था। उसके चेहरे पर एक बार फिर चट्टानों की सी सख्ती और संजीदगी उतर कर आई थी। ब्लैक जैक फ्लैट नंबर 200 के करीब जाकर रुक गया। उसके होठों पर इंतहाई जहरीली मुस्कुराहट थी। वो चंद लम्हे बंद दरवाजे को देखता रहा और फिर उसने दरवाजे की साइड पर लगे हुए कॉल बेल के बटन पर उंगली रख दी। अंदर घंटी बजी और फिर बजती ही चली गई, क्योंकि ब्लैक जैक ने बटन से उंगली न हटाई थी। उसके हाथ में एक बैग था जो वो हेडक्वार्टर से अपना कुछ सामान भरकर साथ लाया था। अरे, घंटी जलाने का इरादा है क्या? आ रहा हूँ, अंदर से एक झुल्लाई हुई आवाज सुनाई दी और फिर एक झटके से दरवाजा खुल गया और ब्लैक जैक के सामने एक मुलाजिम टाइप का शख्स आ गया। वो ब्लैक जैक को सर से पैरों तक देखने लगा। ब्लैक जैक की उंगली बदस्तूर बटन पर थी और घंटी मुसलसल बज रही थी। भाई साहब, घंटी बहुत महंगी आती है, सुलेमान ने ब्लैक जैक की तरफ देखकर कदरे सख्त लहजे में कहा। घंटी? कौन सी घंटी? ब्लैक जैक ने जानबूझकर मुंह बनाते हुए कहा। ये जो आप मुसलसल बजाए चले जा रहे हैं, सुलेमान ने कहा। लेकिन मैं तो कोई घंटी नहीं बजा रहा, ब्लैक जैक ने हैरत का इजहार करते हुए कहा, और सुलेमान बेख्तियार दीदे घुमाकर रह गया। वो उस गैर मुल्की की तरफ ऐसी नजरों से देख रहा था जिससे उसे यकीन हो गया हो कि उसके जहन में जरूर कोई खलल है। आपकी उंगली बटन पर चिपकी हुई है जनाब, जब तक आपकी उंगली बटन पर चिपकी रहेगी अंदर घंटी मुसलसल बजती रहेगी, सुलेमान ने कहा। ओ बटन, सॉरी, मैं भूल गया था, ब्लैक जैक ने घबराकर बटन से उंगली हटाते हुए कहा, जैसे वाकई उसे भूल जाने की बीमारी हो। फरमाए, क्या मैं आपसे इस बटन के दबाने का मकसद जान सकता हूँ? सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे, मैंने घंटी बजाने के लिए बटन दबाया था, आपको इतना भी नहीं मालूम? ब्लैक जैक ने कहा, जैसे उसे सुलेमान की कम अकली पर हैरानी हो रही हो। मगर आप घंटी क्यों बजा रहे थे? सुलेमान ने चिल्लाकर कहा। क्यों बजा रहा था ये तो मुझे भी नहीं मालूम, ब्लैक जैक ने सर खुजाते हुए सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। अब तो सुलेमान को वाकई यकीन हो गया था कि इस गैर मुल्की का दिमाग किसका हुआ है, तो फिर किसे मालूम है? सुलेमान ने बेख्तियार कहा। उसे वाकई उस नौजवान की समझ नहीं आ रही थी, जो देखने में इंतहाई संजीदा, होशियार और बुद्धिमान नजर आ रहा था, मगर उसके बोलने का अंदाज अहमकाना सा था। एक लम्हे के लिए सुलेमान को यूं महसूस हुआ जैसे गैर मुल्की के मेकअप में इमरान उसके सामने खड़ा है और उससे शरारत कर रहा है। मगर नौजवान इमरान के मुकाबले में कदरे लंबा था और उसकी जसामत भी इमरान से मुख्तलिफ थी। शायद इमरान साहब को मालूम हो, नौजवान ने कहा। इमरान साहब? कौन इमरान साहब? सुलेमान ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा। वही इमरान साहब जिनसे मैं मिलने आया हूँ, नौजवान ने उसी अंदाज में कहा। लेकिन यहाँ कोई इमरान साहब नामी शख्स नहीं रहता। हाँ, मेरे एक साहब है जो हमेशा से कंजूस मक्खी चूस है और वो खुद को अली इमरान MSc DSc ऑप्शन कहते हैं। अगर आप उनसे मिलने आए हैं तो पहले आपको मुझे अपना नाम वो पता बताना होगा और ये बताना होगा कि आप उनसे क्यों मिलने आए हैं। आपने उनसे कोई कर्ज वसूल करना है या फिर आप उन्हें कर्ज हंसना के तौर पर कुछ देने के लिए आए हैं? सुलेमान ने मुसलसल बोलते हुए कहा। न मैंने उनसे कोई कर्ज लेना है और न उनका कोई कर्ज देना है। मैं एक्रीमिया से खास तौर पर उनसे मिलने आया हूँ। मैं उनका दोस्त हूँ और मेरा नाम ब्लैक जैक है, ब्लैक जैक ने कहा। ब्लैक जैक? सुलेमान ने चौंक कर कहा। ब्लैक जैक नहीं, ब्लैक जैक, ब्लैक जैक ने सुलेमान को गौर से देखते हुए कहा। ब्लैक जैक हो या ब्लैक जैक, क्या फर्क पड़ता है? सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या आप इमरान साहब के मेहमानों को इसी तरह दरवाजे पर खड़ा करके बातें करते हैं? ब्लैक जैक ने सुलेमान के अंदाज में मुंह बनाते हुए कहा। ओ नहीं, आप अंदर आ जाए,
लेकिन हाँ ये सुन ले, आपके इमरान साहब अंदर नहीं है, वो अभी आ जाएं, 1 घंटे बाद आए, 1 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 माह बाद आए या 1 साल बाद, बहरहाल आपको उनका इंतजार करना होगा। सुलेमान ने कहा और दरवाजे से हट गया। ठीक है, वो 10 साल बाद भी आए तब भी मैं उनका इंतजार करने के लिए तैयार हूँ, ब्लैक जैक ने कहा और अंदर दाखिल हो गया। सुलेमान उसे ड्राइंग रूम की तरफ ले गया था और ब्लैक जैक एक सोफे पर बैठ गया। बैग उसने अपने साथ सोफे पर ही रख लिया था। 10 साल तक अगर आप में इंतजार करने का हौसला है तो फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि साहब से आपकी मुलाकात यकीनन हो जाएगी। सुलेमान ने उस अंदाज में कहा कि ब्लैक जैक के होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट रेंग गई। क्या आप इस फ्लैट में अकेले रहते हैं? ब्लैक जैक ने कहा। नहीं, अकेला तो नहीं हूँ, सुलेमान ने जवाब दिया। तो ब्लैक जैक बेख्तियार चौंक पड़ा। लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे कि इमरान साहब फ्लैट में नहीं है और मुझे मालूम है यहाँ तुम और इमरान साहब भी रहते हैं। ब्लैक जैक ने हैरान होते हुए कहा, इस वक्त मेरे साथ आप हैं इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ, सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ब्लैक जैक बेख्तियार हंस पड़ा। खूब, तुम इमरान से भी 2 जूते आगे मालूम होते हो, ब्लैक जैक ने कहा। तो सुलेमान भी मुस्कुरा दिया। 2 जूते नहीं, 4 जूते, बल्कि 4 जूते हैं मेरे पास और साहब के पास पुराने जूतों का सिर्फ एक ही जोड़ा है जिसे वो हर वक्त घिसाते रहते हैं, सुलेमान ने कहा। तो ब्लैक जैक बेख्तियार हंस पड़ा। देखो मिस्टर, मेरा इमरान साहब से मिलना बेहद जरूरी है। अगले 2 घंटों में मेरी फ्लाइट है और मुझे वापस एकेडमिया जाना है। अगर तुम्हें इमरान के मुतालिक मालूम है तो उन्हें यहाँ बुला लो, मैंने उन्हें एक निहायत जरूरी पैगाम देना है, ब्लैक जैक ने संजीदा होते हुए कहा। अगर ज्यादा जरूरी पैगाम है तो मुझे बता दे, मैं साहब को बता देता हूँ, सुलेमान ने नीम रजामंदी से कहा। ओ नहीं, वो पैगाम मैं सिर्फ इमरान साहब को ही देना चाहता हूँ, तुम बस उन्हें मेरा नाम बता देना। मेरा नाम सुनते ही वो सर के बल यहाँ दौड़े चले आएंगे, ब्लैक जैक ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तो अच्छा है, सर के बल दौड़ने से कम उनके जूते घिसने से तो बच जाएंगे, सुलेमान ने कहा। तो ब्लैक जैक एक बार फिर हंस पड़ा। अच्छा, मैं देखता हूँ, अगर साहब से मेरी बात हो गई तो मैं उन्हें बुला लेता हूँ, सुलेमान ने कहा और फिर वो मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही सुलेमान कमरे से बाहर गया, ब्लैक जैक ने जल्दी से बैग खोला और उसमें से शीशे के चंद चौकोर टुकड़े निकाल लिए। वो चौकोर टुकड़े छोटे छोटे थे और उनमें चारों तरफ सुराख और अंदर छोटी सी मशीनरी लगी दिखाई दे रही थी। ब्लैक जैक ने उन शीशे के टुकड़ों को उठकर कमरे के कोनों की दीवारों पर चिपकाना शुरू कर दिया। शीशे के टुकड़े दीवारों से यूं चिपक गए थे जैसे लोहे से मैग्नेटिस चिमट जाता है। शीशे के टुकड़े दीवारों से चिपकाते हुए ब्लैक जैक उनको अंगूठे से मखसूस अंदाज में दबा देता था, जिससे उनका रंग यकलक तब्दील हो जाता था और वो दीवारों के रंग में रंग जाते थे, जिनकी मौजूदगी का पता लगाने के लिए उन्हें गौर से देखना पड़ता था। ब्लैक जैक ने तकरीबन 40 टुकड़े दीवारों पर मुख्तलिफ पोजीशनों में रखकर चिपकाए और फिर वो दोबारा सोफे पर आ बैठा। इस तमाम काम में उसे ज्यादा से ज्यादा चंद मिनट लगे होंगे। इस दौरान उसके कान सुलेमान के कदमों की तरफ ही मबजूल थे, लेकिन इस दौरान सुलेमान वहां नहीं आया था। अब ब्लैक जैक के चेहरे पर गहरा इत्मीनान और सुकून था। चंद लम्हों बाद सुलेमान एक ट्रॉली धकेलता हुआ अंदर आ गया, जिस पर चाय के बर्तन और दीगर लवाजिमात की प्लेटें रखी हुई थी। मैंने साहब को इत्तला दे दी है, वो थोड़ी देर तक यहाँ पहुँच जाएंगे, सुलेमान ने कहा। तो ब्लैक जैक ने इस बात में सर हिला दिया। सुलेमान ने खामोशी से कप में चाय बनाकर ब्लैक जैक के सामने रखी और दीगर लवाजिमात की प्लेटें भी उसके सामने मेज पर रख दी। इसकी क्या जरूरत थी, ब्लैक जैक ने कहा। जितनी जरूरत हो खा ले, बाकी मेरे लिए छोड़ दे, सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ब्लैक जैक भी मुस्कुरा दिया। अगर बुरा न मानो तो तुमसे एक बात पूछो, ब्लैक जैक ने चाय का कप उठाते हुए सुलेमान से मुखातिब होकर कहा। बुरा मानने वाली बात होगी तो जरूर बुरा मनाऊंगा, बहरहाल आप पूछे, सुलेमान ने कहा। तुम्हारे साहब किस किस्म के इंसान हैं? ब्लैक जैक ने सुलेमान की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल इस किस्म के जिस किस्म के आप हैं, सुलेमान ने कहा। तो ब्लैक जैक बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब? ब्लैक जैक ने चौंक कर कहा। मेरा मतलब है इमरान साहब भी आपके और सब इंसानों की तरह बाकायदा इंसान ही है। उनके 2 हाथ, 2 पाँव, 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक और 1 ही मुंह है, सुलेमान ने जवाब दिया। तो ब्लैक जैक चंद लम्हे गौर से सुलेमान की तरफ देखता रहा, जैसे उसकी समझ में न आ रहा हो कि सुलेमान क्या कह रहा है, मगर दूसरे ही लम्हे वो यकलक खिलखिलाकर हंस पड़ा। वो समझ गया था कि किस किस्म के इंसान से सुलेमान ने क्या मुराद ली थी। मेरा ये मतलब नहीं था, दरअसल इमरान मेरे साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा है। वो खुद को बज़ाहिर तो इंतहाई अहमक और इंतहाई सादा लोग पोज करता था, लेकिन हकीकत में वो किस कदर ज़हीन, चालाक और होशियार इंसान है उसका कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। मुझसे, दूसरे स्टूडेंट से और खास तौर पर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के साथ वो ऐसे ऐसे मजाक और शरारतें कर जाता था जिससे सभी उसे अहमक, बेवकूफ और ज़हनी तौर पर खिसका हुआ ख्याल करते थे,
मगर पढ़ाई और दूसरे मामलात में वो सबसे आगे था। मेरा कहने का मतलब था कि क्या अब भी वो वैसा ही है या वो संजीदा हो चुका है। ब्लैक जैक ने वजाहत करते हुए कहा, अगर वो संजीदा हो गए होते तो मैं 2 और वो 4 बच्चों का बाप न बन गए होते। सुलेमान ने मुंह बनाकर कहा तो ब्लैक जैक उसकी बात सुनकर एक बार फिर चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत उभर आई थी, जैसे वो सुलेमान की बात न समझ सका हो। आप शायद समझे नहीं। सुलेमान ने ब्लैक जैक की नजरों का मफहूम समझते हुए कहा, हाँ वाकई मैं नहीं समझ पाया कि तुम क्या कहना चाहते हो। ब्लैक जैक ने हैरत भरे लहजे में कहा, हमारे मुल्क में संजीदा सिर्फ शौहर हजरात ही होते हैं। उनकी खुशियां बेकमाल और उनकी शरारतें और शौकियां उनके बच्चे ले लेते हैं और शौहर बेचारा बीवी बच्चों के अखराजात के लिए दिन रात संजीदगी से संजीदा होता रहता है। मैंने और साहब ने फिलहाल संजीदा होने के बारे में कभी संजीदा होकर सोचा ही नहीं, इसलिए आप खुद ही अंदाजा लगा ले कि साहब किस किस्म के हो सकते हैं और वो बदले हैं या नहीं। सुलेमान ने संजीदा की बाकायदा गर्दान करते हुए कहा तो ब्लैक जैक कहका लगाकर हंस पड़ा। खूब, इसका मतलब है कि इमरान साहब अभी तक नहीं बदले। ब्लैक जैक ने हंसते हुए कहा, साथ साथ वो चाय भी पीता जा रहा था। ऐ काश कि वो बदल जाए और संजीदा होने के बारे में कभी संजीदा होकर सोच ले। सुलेमान ने हसरत भरे लहजे में सांस लेते हुए कहा तो ब्लैक जैक हंसते हंसते बेहाल हो गया। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो यहाँ किसी गर्ज से नहीं बल्कि सुलेमान से हंसी मजाक करने के लिए आया हो। अचानक कॉल बेल बजी तो सुलेमान के साथ साथ ब्लैक जैक भी चौंक पड़ा। साहब आ गए हैं, सुलेमान ने कहा और कमरे से बाहर आ गया। उसके कमरे से बाहर जाते ही ब्लैक जैक ने जेब से शीशे का एक कैप्सूल निकाला और उसे अपने जूतों के पास फर्श पर डाल दिया और फिर उस पर अपना जूता रख दिया। उसी लम्हे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी तो वो यकलक मुस्तैद हो गया और उसके चेहरे पर खिंचाव सा आ गया। जूलिया इस वक्त अपनी कार में थी और उसके साथ तनवीर और नुमानी थे। वो सब एक्स2 के हुक्म पर क्लॉस्टर और ब्लैक जैक को ढूंढते फिर रहे थे। उन्होंने इन मुजरिमों की तलाश में पूरा शहर छान मारा था, लेकिन उन्हें कहीं भी उनका सुराग न मिला। उन्होंने आंखों पर मखसूस चश्मे लगा रखे थे, जिनके ग्लासेस खास तौर पर इस अंदाज में तैयार किए गए थे कि उन ग्लासेस से किसी भी किस्म का मेकअप छुपा नहीं रह सकता था। इन स्पेशल ग्लासेस की वजह से वो डबल मेकअप के पीछे छुपे हुए मुजरिम का असल चेहरा देख सकते थे। सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबर बड़ी शदो-मद से उन दोनों मुजरिमों को तलाश करते फिर रहे थे। उन्होंने खास तौर पर गैर मिल्कियों को हर जगह चेक किया था। क्लॉस्टर का चेहरा तो उन्हें अच्छी तरह याद था, अलबत्ता ब्लैक जैक का हुलिया एक्स2 ने उन्हें बता दिया था, लेकिन उन दोनों के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था। यहाँ तक कि उन्होंने तमाम होटल भी कंगाल लिए थे और खास तौर पर शहर के मुजाफात भी देख लिए थे, मगर क्लॉस्टर और ब्लैक जैक गधे के सिंग की तरह गायब थे। यहाँ तक कि वो उनकी तलाश में बुरी तरह थक गए थे। फिर तनवीर ने जूलिया से कहा कि उन्हें शहर के बदनाम जमाना सुपर क्लब को भी चेक कर लेना चाहिए। उसकी बात से इत्तेफाक करते हुए वो सुपर क्लब में आ गए थे। तनवीर ने जूलिया को बता दिया था कि इस क्लब का मालिक मास्टर जोजो है, जो इस क्लब का मैनेजर भी है। वो तनवीर मास्टर जोजो के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, मगर उसके एक दोस्त ने बताया था कि उसके क्लब में गैर मुल्कियों का आना जाना ज्यादा रहता है। वहाँ आला दर्जे की शराब और मंशियात के साथ साथ बड़े पैमाने पर जुआ भी होता है। वो क्लब चूंकि सिर्फ आला तबके के लोगों और गैर मुल्कियों की आमा जगह थी, इसलिए आम लोगों की इस क्लब में दाखिले पर पाबंदी थी। तनवीर के ये सब कुछ बताने पर उन्होंने गैर मुल्कियों का मेकअप किया और वो क्लब के हॉल में आकर बैठ गए। यहाँ वाकई आला तबके के लोग और गैर मुल्की दिखाई दे रहे थे। इस क्लब में चूंकि रख रखाव का ज्यादा ख्याल रखा जाता था, इसलिए शराब, मंशियात और जुए वगैरह के लिए अलग पोर्शन और हॉल बना दिए गए थे। जिस हॉल में वो तीनों मौजूद थे, यहाँ अमूमन लोग लाइम जूस, दूसरे मशरूबात और हल्की फुल्की शराब और दूसरे लवाजिमात इस्तेमाल करते थे। ये हॉल आला दर्जे के रेस्टोरेंट जैसा था, जहाँ जरूरी नहीं था कि हर कोई शराब नवेशी ही करे। जूलिया ने स्विस नजात होने के बावजूद हल्का सा मेकअप कर रखा था। वो तीनों इस वक्त एक्रीमी मेकअप में थे। उनकी आंखों पर बदस्तूर 0x चश्मे थे, जिससे वो वहाँ मौजूद तमाम गैर मुल्कियों को चेक कर रहे थे। उन्होंने एक खाली मेज पर बैठते ही लाइम जूस मंगवा लिए थे। वो हमें यहाँ नहीं, स्पेशल रूम्स में मिलेंगे। तनवीर ने जूलिया का नाम लिए बगैर उससे मुखातिब होकर कहा, कहाँ है स्पेशल रूम्स और वहाँ जाने का तरीका क्या है? जूलिया ने लाइम जूस का सिप लेते हुए कहा, मैं पहले तो यहाँ नहीं आया, लेकिन मेरे एक दोस्त ने मुझे इस क्लब के मुतालिक सब कुछ बता दिया था। अगर आप कहें तो स्पेशल रूम्स में जाने का बंदोबस्त करूं, तनवीर ने कहा। कितनी देर लगेगी? जूलिया ने पूछा। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, तनवीर ने जवाब दिया। ठीक है, करो बंदोबस्त, जूलिया ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा तो तनवीर उठकर खड़ा हो गया। 1 मिनट, अचानक नुमानी ने कहा तो जूलिया और तनवीर चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। क्यों, क्या बात है? जूलिया ने हैरत से नुमानी की तरफ देखते हुए कहा, बैठो,
मेरे जहन में एक तजवीज है, नोमानी ने कहा। कैसी तजवीज? तनवीर ने बैठते हुए कहा। हम जिन लोगों को तलाश कर रहे हैं वो बेहद अहमियत के हामिल हैं और ऐसे अफराद शराब खानों और जुआ खानों में नहीं मिला करते, नोमानी ने कहा। तो फिर वो कहाँ मिल सकते हैं? हमने उनकी तलाश में पूरा शहर छान मारा है। तनवीर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। तुम मेरा मतलब नहीं समझे, नोमानी ने कहा। तो तुम ही समझा दो, तनवीर ने उसी अंदाज में कहा। ऐसे अफराद अमूमन अपने खुफिया अड्डों में रहते हैं और वो खुफिया अड्डे उनकी प्राइवेट रिहाइशगाहें ही हो सकती है जहाँ उनके मामलात में कोई दखल अंदाजी न कर सके। हाँ, ये अलग बात है कि ऐसे खास अफराद खुफिया अड्डे अहम जराये से हासिल करते होंगे, उन लोगों से जो न सिर्फ उनकी रिहाइशगाहें, सफर और दूसरी तमाम सहूलियात आसानी से मुहैया कर सकते हैं, और वो अहम जराये ज्यादातर ऐसे ही क्लब वगैरह होते हैं। हो सकता है हमारे मतलूबा अफराद भी ऐसे ही किसी खुफिया अड्डों में हो, तो क्यों न हम उनको तलाश करने की बजाय उनके जराये को तलाश करें, नोमानी ने उन्हें समझाते हुए कहा। मैं समझी नहीं, जराये से तुम्हारी क्या मुराद है? जूलिया ने हैरान होकर कहा। तनवीर भी नोमानी की तरफ ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे वो भी उसकी बातों को न समझ सका हो। सीधी सी बात है, ऐसे अफराद के जराये ऐसे ही बड़े क्लबों, होटलों के मैनेजर या मालिक ही हो सकते हैं जो उनको हर तरह की जरूरियात पहुंचा सके, और जिन्हें हम तलाश कर रहे हैं वो इंतहाई खास अफराद हैं जिनका ताल्लुक ऐसे ही किसी क्लब वगैरह के मैनेजर या मालिक से हो सकता है। क्यों ना हम उनको टटोले और उनके सामने जाकर जब खास नफ्सियाती अंदाज में उन खास अफराद के नाम लेंगे तो उनके रिएक्शन से हमें पता चल जाएगा कि उनमें कौन हमारे मतलूबा अफराद के ज्यादा करीब है, नोमानी ने वजाहत करते हुए कहा। ओ, तुम ठीक कह रहे हो सकता है इस तरीके पर अमल करने से हमें कोई रास्ता मिल जाए, जूलिया ने कहा। वो गोलमोल अंदाज में बातें कर रहे थे ताकि उनके इर्द गिर्द मौजूद अफराद उनकी बातों से कोई मतलब अखज़ न कर सके। वैसे भी वो हॉल के आखिरी कोने में बैठे थे और उनके करीब कोई नहीं था। तब फिर हमें सबसे पहले यहाँ एमजे को चेक करना चाहिए, तनवीर ने मास्टर जोजो के नाम का मुकफ्फिफ इस्तेमाल करते हुए कहा। हाँ, ये मुनासिब रहेगा। क्या तुम एमजे से मिलने का कोई बंदोबस्त कर सकते हो? जूलिया ने तनवीर से मुखातिब होकर कहा। ठीक है, मैं देखता हूँ, तनवीर ने इस्बात में सर हिलाते हुए कहा और उठ खड़ा हुआ, और फिर वो सीधा काउंटर की जानिब बढ़ता चला गया। काउंटर पर 2 मर्द और एक नौजवान लड़की मौजूद थी जो काउंटर के साथ साथ टेलीफोन भी बाकायदगी से रिसीव कर रही थी। मेरा नाम मेघरात है और मैं साउदर्न एक्रीमिया से आया हूँ, तनवीर ने लड़की के सामने जाकर एक्रीमियन लहजे में कहा। यस सर, फरमाए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? लड़की ने खुश अखलाकी से मुस्कुराते हुए कहा। मैं क्लब के मैनेजर मास्टर जोजो से मिलना चाहता हूँ, तनवीर ने बगैर किसी हिचकिचाहट के कहा। उसके मुंह से मास्टर जोजो का नाम सुनकर एक लम्हे के लिए लड़की चौंकी और गौर से तनवीर को देखने लगी। आप किस सिलसिले में मैनेजर साहब से मिलना चाहते हैं जनाब? लड़की ने कहा। जी मैं मास्टर जोजो को ही बताऊंगा, तुम बस मास्टर जोजो को इतना बता दो कि साउदर्न एक्रीमिया की रियासत तामिया से ग्रेट मास्टर बाटकर का नुमाइंदा मेघरात आया है। मेरे पास मास्टर जोजो के लिए ग्रेट मास्टर बाटकर का जरूरी पैगाम है, तनवीर ने धीमे मगर इंतहाई कड़क लहजे में कहा। चंद लम्हे लड़की गौर से तनवीर को देखती रही, फिर उसने सर झटका और रिसीवर उठाकर नंबर प्रेस करने लगी। उसने निहायत आहिस्ता आवाज में किसी से बात की और फिर उसने माउथपीस पर हाथ रख दिया। क्या आपके पास ग्रेट मास्टर बाटकर की कोई शिनाख्त है? लड़की ने तनवीर से मुखातिब होकर कहा। कटी उंगली, तनवीर ने कहा और फिर उसे बताने लगा कि ग्रेट मास्टर बाटकर के बाएं हाथ की छोटी उंगली दूर से देखने में कटी हुई लगती है। वो उंगली कटी हुई नहीं है बल्कि कुदरती तौर पर छोटी है। लड़की माउथपीस से हाथ हटाकर दूसरी तरफ उस शिनाख्त के बारे में बताने लगी। क्या आप अकेले हैं? लड़की ने एक बार फिर तनवीर से पूछा। नहीं, मेरे साथ 2 साथी और भी हैं, मिस बार्गी और मिस्टर एंड्रयू, तनवीर ने कहा। तो लड़की एक बार फिर फोन पर बात करने लगी और फिर उसने दूसरी तरफ से हिदायत सुनकर फोन बंद कर दिया। ठीक है, आप उनको यही बुला ले, बॉस का आदमी आ रहा है, वो आपको बॉस के पास ले जाएगा, लड़की ने कहा। मैं 110 नंबर टेबल पर अपने साथियों के साथ बैठा हूँ, जब वो आदमी आए तो हमें बुला लेना, तनवीर ने कहा और फिर लड़की का जवाब सुने बगैर तेज तेज कदम उठाता हुआ जूलिया और नुमानी की तरफ बढ़ता चला गया। क्या हुआ? जूलिया ने उसकी जानिब गौर से देखते हुए कहा। काम हो गया है, तनवीर ने कहा और फिर उन्हें तफसील बताने लगा। ये ग्रेट मास्टर बाटकर कौन है जिसके नुमाइंदों से मिलने के लिए एमजे इतनी जल्दी तैयार हो गया है? जूलिया ने हैरान होकर तनवीर से पूछा। बाटकर एक्रीमिया की रियासत तामिया के एक अफरीत का नाम है जो खुद को ग्रेट मास्टर बाटकर कहलाता है। उसने साउदर्न एक्रीमिया में अपने नाम की दहशत मचा रखी है। वो साउदर्न एक्रीमिया का बेताज बादशाह समझा जाता है। एक मिशन पर मैं सफदर खावर और इमरान साहब साउदर्न एक्रीमिया गए थे तो उस ग्रेट मास्टर बाटकर से हमारा टकराव हुआ था। हमने बाटकर का एक जैली हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया था, लेकिन मिशन में चूके
हमारा बराह रास्त उससे कोई ताल्लुक न था, इसलिए इमरान साहब ने उसको तलाश करने और उसे हलाक करने की जरूरत महसूस न की थी। बाटकर और उसके नंबर 2 मैगरात और उसके चंद अहम साथियों के नामों से मैं वाकिफ था, इसलिए वही नाम मैंने काउंटर गर्ल को बता दिए। तनवीर ने तफसील बताते हुए कहा, गुड, मगर अब हमें क्या करना है? जूलिया ने तनवीर की अक्लमंदी की तारीफ करते हुए कहा, जिसने इस बार अपनी फितरत के बरअक्स डायरेक्ट एक्शन की बजाय मास्टर जोजो तक पहुंचने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार की थी। आपका नाम मिस बार्गी है और तुम्हारा नाम एंड्रयू है। ओके। तनवीर ने दोनों को वही नाम बताते हुए कहा जो उसने काउंटर गर्ल को बताए थे। जूलिया और नुमानी ने इस बात में सर हिला दिए। एमजे के बारे में जो तफसीलात हमें बताई गई थी उससे मुझे यकीन है कि हमारे मतलूबा आदमियों का उससे कोई ना कोई ताल्लुक जरूर होगा, और अगर ऐसा ना हो तो एमजे बहरहाल हमें कोई ना कोई ऐसी टिप जरूर दे देगा जिससे हम अपने मतलूबा आदमियों तक जरूर पहुंच जाएंगे। तनवीर ने चंद लम्बे तवक्कुफ के बाद कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि काउंटर गर्ल ने एमजे से ही बात की थी? नुमानी ने किसी ख्याल के तहत तनवीर से पूछा। क्या मतलब? उसकी बात सुनकर तनवीर ने चौंकते हुए कहा, मतलब ये कि जरूरी तो नहीं हमें एमजे से ही मिलाया जाए, उसकी जगह हमें वो किसी और से भी मिलवा सकते हैं। हम भला कैसे जान सकेंगे कि हमें एमजे के पास ही ले जाया जा रहा है या किसी और के पास? नुमानी ने कहा, जो भी हो, एमजे और उसके खास आदमी भी हमारे लिए कारामद हो सकते हैं। खैर, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा कि हमें किसके पास ले जाया जाता है। तनवीर ने कंधे उचकाते हुए कहा, तुमने काउंटर गर्ल को नंबर मिलाते देखा था तो यकीनन तुमने वो नंबर भी नोट कर लिए होंगे। जूलिया ने गौर से तनवीर की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मैं भला इस काम से कैसे चूक सकता था? तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड। जूलिया ने कहा। उसी लम्हे एक वेटर तेज तेज चलता हुआ उन्हें अपनी तरफ आता दिखाई दिया तो वो खामोश हो गए। वेटर खामोशी से गिलास उठाकर ट्रे में रखने लगा। साथ ही उसने एक छोटी सी चिट निहायत एहतियात से तनवीर के सामने रख दी, जिस पर एक कार का मॉडल, उसका रंग और नंबर लिखा था। बाहर बॉस का आदमी मौजूद है जो इस कार में आपका इंतजार कर रहा है। आप खामोशी से कार में बैठकर उसके साथ चले जाए। वेटर ने सरगोशियाना लहजे में कहा और उनका जवाब सुने बगैर वापस मुड़ गया। तनवीर, नुमानी और जूलिया ने एक दूसरे की तरफ मानीखेज नजरों से देखा और फिर वो उठ खड़े हुए। काउंटर पर आकर तनवीर ने लाइम जूस की पेमेंट की और फिर वो तीनों आगे पीछे चलते हुए क्लब से बाहर आ गए। बाहर वाकई एक सिया रंग की कार मौजूद थी जिसकी ड्राइविंग सीट पर एक उद्दड़ उम्र शख्स बैठा था। तनवीर ने कार का नंबर देखा और फिर वो तीनों खामोशी से कार में सवार हो गए। तनवीर ड्राइविंग सीट की साइड वाली सीट पर जबकि जूलिया और नुमानी पिछली सीट पर बैठ गए। जैसे ही वो कार में बैठे, ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। कार के शीशे बंद थे और ड्राइवर खामोश और संजीदा था। उसने एक बार भी तनवीर और उसके साथियों की तरफ नहीं देखा था। कार जैली सड़क से मुड़कर एक बड़ी सड़क पर आई तो उसी लम्हे तनवीर, जूलिया और नुमानी को तेज और नामानुस सी बू का एहसास हुआ। इससे पहले कि वो चौंकते, अचानक उन्हें अपने जहनों में तारीकी सी फैलती हुई महसूस होने लगी और दूसरे ही लम्हे उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे वो तारीकियों की इंतहाई उम्मीद गहराइयों में उतरते जा रहे हों। इमरान के जहन में ब्लैक जैक का नाम हथौड़े की जरबों की तरह लगता महसूस हो रहा था। वो सोच रहा था कि जिस ब्लैक जैक को सीक्रेट सर्विस के सारे मेंबर पूरे शहर में तलाश करते फिर रहे हैं, वो उन्हें कहीं नहीं मिल रहा था और वही ब्लैक जैक उसके फ्लैट पर मौजूद था। इमरान की सोच का मंबा ये भी था कि ब्लैक जैक उसके फ्लैट में क्यों आया होगा। उसे ब्लैक जैक का अपने फ्लैट में आने का मकसद समझ में नहीं आ रहा था। ब्लैक जैक और उसके साथ आई हुई क्लॉस्टा का मकसद उसके सामने था। इस सूरत हाल में ब्लैक जैक का उसके फ्लैट में आना इमरान के लिए वाकई हैरान कुन था। कहीं वो मेरा शिकार खेलने तो नहीं आया? इमरान के जहन में एक कौंधा सा लपका और फिर वो जो उसके बारे में सोचता गया, उसे पुख्ता यकीन होता चला गया कि ब्लैक जैक यकीनन उसका शिकार खेलने के लिए आया है। उसे यकीनी तौर पर डॉक्टर साकिब के जहन से मालूम हो गया होगा कि इमरान ने डॉक्टर साकिब के माइंड को लॉक कर रखा था। डॉक्टर साकिब को तो उसने हलाक कर दिया था। अब उसे यकीन होगा कि आईबी फार्मूले के बारे में इमरान भी जानता होगा। ब्लैक जैक शायद उस फार्मूले को हासिल करने के लिए अपनी किसी साइंसी इजाद से इमरान के जहन को टटोलना चाहता था ताकि वो उसके जहन से जीरो की हासिल कर सके। ब्लैक जैक की जहानत और उसकी कारकर्दगी के बारे में इमरान अच्छी तरह जानता था। उसका इस तरह इमरान के फ्लैट में आना खाली इल्लत नहीं हो सकता था। ये सोचकर इमरान ने कार फ्लैट की तरफ मोड़ने की बजाय दूसरी सड़क पर मोड़ ली और फिर वो तेजी से कार दौड़ाता हुआ रन हाउस आ गया।